हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा एक वन एक्ट प्ले नो एग्स नो एग्स, जो कि हमारी BA सेमेस्टर 6 GNDU के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कंपल्सरी इंग्लिश के। तो चलिए हम शुरू करते हैं नो एग्स नो एग्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं हम GB शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। फ्रेंड्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन डबलिन, आयरलैंड, एंड ही डाइड इन 1950। शॉ का इंग्लिश लिटरेचर पर बहुत ही इन्फ्लुएंस है। ही रोट मोर देन 60 प्लेज, 60 से ज़्यादा उन्होंने प्लेज लिखे, जिनमें मेन है मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, द एप्पल कार्ट, आर्म्स एंड द मैन और सेंट जॉन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं उनके। वो अपने वक्त के लीडिंग ड्रामेटिस्ट थे और ये पॉलिटिकल और सोशल सटायर्स लिखते थे। उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला। नो एग्स GB शॉ के एक प्ले सेंट जॉन का फर्स्ट सीन है। सेंट जॉन एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि 15th सेंचुरी फ्रांस की बैकग्राउंड पर बेस्ड है और GB शॉ ने इसे 1923 में लिखा था और पब्लिश करवाया था। इस लिहाज से ये विक्टोरियन पीरियड की एक रचना है। नो एग्स पढ़ने के लिए हमें सेंट जॉन को थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं नो एग्स उसमें सेटिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है और हो क्या रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा सेंट जॉन के बारे में बता देती हूँ। प्ले 1429 में शुरू होता है और इसका जो सेटिंग है वो फ्रांस है। ये उस टाइम पे फ्रांस की बहुत सी ज़मीन पर इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर लिया था और सब तरफ से घिर जाने पर फ्रांस का जो होने वाला राजा था डॉफिन, उसने लगभग हार मान ली थी। तभी जोन ऑफ आर्क नाम की एक कम उम्र की यानी कि 17-18 साल की एक अनपढ़ लड़की ये क्लेम करती थी कि उसे गॉड की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ऐसा कहती थी कि सेंट कैथरीन, सेंट माइकल और सेंट मार्गरेट के रूप में गॉड उसे मैसेजेस भेजता है और उन्होंने उसे फ्रांस को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराने का ज़िम्मा सौंपा है। अपने कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले और युद्ध नीति से वो हारे हुए सोल्जर्स में एक नया जोश और देशभक्ति का जज्बा जगा देती है और फ्रांस अपनी वॉर में जीतने लगता है। मगर जॉन एज एन इंडिविजुअल राजा, धर्मगुरुओं और ऑफिशियल्स की आपसी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है और उसे विच का एक इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाता है कि वो एक विच है या जादूगरनी है, जो कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है और उसे वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ज़िंदा जला दिया जाता है। लेकिन फाइनली 16 मई 1920 को रोमन पोप बेनेडिक्ट 15 जॉन को कैनोनाइज करते हैं एक सेंट के तौर पर और उसे एक सेंट की उपाधि दे दी जाती है। जो सेंट जॉन का एपिलॉग है उसमें वो 20th सेंचुरी पे बेस्ड है और उसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं और ये एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा और एक सक्सेसफुल प्ले था सेंट GB शॉ का, जिसको आज तक याद किया जाता है। तो अब हम नो एग्स की बात करते हैं। तो पहले मैं इसके कैरेक्टर्स आपको बता देती हूँ। हमें इस सीन में 4 कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जॉन ऑफ आर्क वही आती है। इसे सब द मेड कहते हैं। मेड का मतलब कोई भी लड़की। जॉन ऑफ आर्क प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है। वो एक सिंपल कंट्री गर्ल है, देहाती गर्ल है, 17-18-19 साल, मतलब उसे अपनी एग्जैक्ट एज भी नहीं पता पर वो लगभग इस एज की होगी। वो पढ़ी लिखी नहीं है बट बहुत इंटेलिजेंट है। उसमें मिलिट्री स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो शुरू से लेके अंत तक अपने मिशन के लिए खड़ी रहती है, स्टैंड लेती है।
फिर हमारे कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट आते हैं। ये एक जेंटलमैन है, नोबलमैन है और स्क्वायर हैं, सोल्जर है। और ये लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट के अंडर जोन अपने एक गांव में रहती है, ये उसी डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े नोबलमैन हैं। जोन सबसे पहले इनसे मिलती है और जोन को सबसे पहला हॉर्स और आर्मर, जो उसके पोशाक है, जिसको वो मांग रही थी एक सोल्जर की पोशाक को लड़ने के लिए, वो सबसे पहले बॉड्रिकॉट ही इसे प्रोवाइड करते हैं। रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट का एक स्टीवर्ड है, वो एक जिस तरह से एक टिपिकल नौकर होते हैं वो उसी तरह का लगता है। बहुत दुबला पतला सा है, उसके सिर पे बहुत कम बाल हैं और उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी उम्र का सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसा लिखा मिलता है कि वो 18 साल से लेकर 55 साल तक किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। फिर बर्ट्रैंड पॉलिएंगी, जिसको कि पॉली कह के बुलाया जाता है, वो आते हैं। वो एक फ्रेंच नोबलमैन और एक सोल्जर हैं। ये जॉन को बॉड्रिकॉट से मिलवाने में मदद करते हैं और उसकी एबिलिटीज़ में इनको बहुत विश्वास है। शायद इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय जॉन पे विश्वास करने के अलावा। और यही जॉन को डॉफिन, जो राजा होने वाला है फ्रांस का, उस तक लेके जाते हैं। ये सीन 1429 की एक स्प्रिंग का है और कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट का महल है सीन में, वही चलता है, वहीं पे बैठ के सारा सीन होता है। बॉड्रिकॉट एक हैंडसम, बहुत ही एनर्जेटिक मैन है, जो कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला आदमी लगता है। लेकिन ये भी बताया गया है कि उसकी अपनी कोई विल नहीं है। जो भी उसे लगता है कि देश के लिए या राजा का हुक्म है, वो वही डिसीजन ले लेता है। शुरुआत में ही रॉबर्ट के पास उसका जो नौकर है वो भागता हुआ आता है, स्टीवर्ड भागता हुआ आता है और अचानक से ये अनाउंसमेंट करता है कि मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए हैं। और इसका रीज़न वो ये बताता है क्योंकि रॉबर्ट ने लॉरेन गांव से आई एक लड़की जॉन से मिलने को मना कर दिया है। स्टीवर्ड कहता है कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो भगवान की तरफ से आई है, बहुत पॉजिटिव और हिम्मत वाली है। ये एक मिरेकल है, वो लड़की एक चमत्कारी लड़की है और उस लड़की की बात ना मानने पर हम सब पर जादू हो गया है और मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए हैं। सर रॉबर्ट हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उन्होंने तो उस लड़की को 2 दिन पहले ही वापस जाने के लिए कह दिया था और वो अभी तक वहीं है। स्टीवर्ड बताता है कि वो रॉबर्ट से मिले बिना नहीं जाएगी। रॉबर्ट बहुत गुस्से में खिड़की के पास जाता है और जॉन को अंदर बुलाता है। जॉन के अंदर आने पर हम देखते हैं कि वो एक 17-18 साल की छोटी सी लड़की, लेकिन अच्छे कद काठी की लड़की है। वो आते ही रॉबर्ट से एक घोड़ा, एक आर्मर और कुछ सोल्जर्स की डिमांड करती है और वो कहती है कि उसे होने वाले किंग डॉफिन के पास भेज दिया जाए, बाकी बात वो वहीं से उसी से करेगी। और वो कहती है ऐसा मेरे लॉर्ड का हुक्म है, आदेश है। रॉबर्ट ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है कि वो सिर्फ फ्रांस के राजा का हुक्म मानता है, लेकिन हैरान रह जाता है कि वो जिस लॉर्ड की बात कर रही है वो कोई और नहीं बट लॉर्ड ऑफ हेवन यानी भगवान है। रॉबर्ट को लगता है कि जॉन पागल है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो चीज़ें उसने मांगी है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो किसी भी सैनिक की पोशाक जो भी उसे पूरी आए वो पहन सकती है और घोड़ा खरीदने के लिए पॉली उसकी मदद करेगा। रॉबर्ट को बड़ी हैरानी होती है कि वो मिलिट्री के इतने बड़े ऑफिसर पॉलिएंगी को पॉली कहकर उसके निकनेम से बुला रही है, लेकिन जॉन अपनी बात कहनी जारी रखती है कि उसे बहुत ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सब डॉफिन उसे दे देगा। वो कहती है वो इन सब का इस्तेमाल सीज ऑफ ऑर्लिन्स को अंग्रेज़ों से छुड़ाने में करेगी। तो कैप्टन ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है कि एक इतनी छोटी सी लड़की है जिसके पास कोई ऐसा स्किल भी नज़र नहीं आ रहा, जो एक ट्रेंड सोल्जर भी नहीं है, वो सीज ऑफ ऑर्लिन्स जो कि मेन रास्ता है फ्रांस में एंटर करने का, जो अंग्रेज़ों ने अपने काबू में कर लिया है, रिवर के ऊपर जो पुल है, ये उसको किस तरह से छुड़ा लेगी। लेकिन जॉन कहती है कि सेंट कैथरीन, सेंट मार्गरेट और सेंट माइकल ने उन्हें ये सब करने को कहा है। वो ये भी बताती है कि बर्ट्रैंड डी पॉलिएंगी यानी पॉली ये सब करने को तैयार है। रॉबर्ट हैरान रह जाता है कि वो इस तरह से किसी सोल्जर के बारे में किस तरह से बात कर सकती है। वो जॉन को बाहर वेट करने का कह के पॉली को बुलाता है।
सारी सिचुएशंस डिस्कस करते हैं और वो अपनी सारी मिलिट्री पोजीशन का जायज़ा लेते हैं। साथ ही साथ वो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से फ्रांस को बर्गंडियन दोस्तों के साथ मिल के और अपने फ्रेंच अलाइज के साथ मिलकर किस तरह से घेर रखा है पूरे इलाके को, और होने वाला किंग डॉफिन एक चूहे की तरह किसी बिल में छुप गया है। और तो और किंग डॉफिन की माँ ने भी उसे उसका फादर का जो किंग का बेटा होने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि जो कमांडर ऑफ आर्मी डिनॉइस भी अब कुछ नहीं कर सकता। तो अब कोई मिरेकल ही फ्रांस की साइड पे उन्हें बचा सकता है। पॉली कहता है कि हमें अपनी तरफ कुछ पागल ही चाहिए जो देश को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरे, क्योंकि जो समझदार हैं उन्हीं की वजह से हम मुश्किल में हैं। पॉली घोड़े की कीमत देने को तैयार है। रॉबर्ट एक बार फिर से जॉन को बुलाता है। जॉन कहती है कि अंग्रेज़ सिर्फ इंसान ही हैं, मगर जब वो हमारी ज़मीन पर घुस आए हैं तो वे शैतान का रूप धर लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपने देश में भेजना बहुत ज़रूरी है। जॉन का भगवान पर दृढ़ विश्वास देखकर रॉबर्ट आखिरकार मान जाता है और शायद ये भी सोचता है कि डॉफिन को उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। एटलीस्ट वो ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ तो ट्राई करें। फाइनली वो जॉन को डॉफिन के पास शिनॉन भेज देता है और मान जाता है कि उस लड़की में आखिर कुछ तो है, और उसके साथ में वो पॉली को भी जाने को कहता है। तभी स्टीवर्ट भागते हुए आता है और बताता है कि मुर्गियाँ पागलों की तरह अंडे दे रही हैं। तो यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। तो इस सीन में हमें ड्रामा के मेन कैरेक्टर, जितने भी मेन कैरेक्टर हैं उन सभी का इंट्रोडक्शन मिल जाता है। या तो हमें डायरेक्टली उन कैरेक्टर से मिलवा दिया जाता है, या फिर वो किसी न किसी रूप में हमें उनका रेफरेंस मिल जाता है, जैसे डिनॉइस और राजा डॉफिन का हमें रेफरेंस मिल जाता है। एक और जो इस सीन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 20th सेंचुरी ड्रामा में मिरेकल्स होते हुए दिखते हैं। तो जो ड्रामा था वो विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया था, तब ये साइंस की एज शुरू हो चुकी थी और ये मिरेकल्स इम्पॉसिबल से थे होने। लेकिन सेंट जॉन के थ्रू हमें बर्नार्ड शॉ ये मिरेकल होते हुए यकीन करवा देता है कि ये पॉसिबल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें सेंट जॉन की स्ट्रॉन्ग विल और करेज का पता लगता है। प्ले के एंड तक वो इसी बहादुरी से देश की रक्षा के लिए खड़ी दिखती है, मगर अपने साथ हुए धोखे को पहचान नहीं सकती। सीन में कॉमिकल एलिमेंट्स और ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। डायलॉग्स बड़े क्रिस्प दिए हुए हैं, पढ़ के मज़ा आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।